देखो इधर, एक टॉपिक का नाम लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ऐसा था इसके नाम में कुछ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो इधर, आप 2 मिनट पहले बात समझें, सुनो महक जी, अब देखिए आराम से सीधे बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप देख रहे होंगे कि आज मैंने बहुत चालाकी से, मैं न्यू रेशो में नहीं फंसा। अगर मैं न्यू रेशो निकालना सिखाता तो मेरी क्लास बोरिंग हो जाती और मैं सही जगह नहीं पहुँच पाता। मेरा टारगेट ये था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बच्चों का गलत बन रहा है बार बार, जिसमें मेजर रोल प्ले करता है बैड डेब्ट। चलो ठीक है, उसका भी एक तरीका हमने सीख लिया। अब मेरा टारगेट है ये टॉपिक। अच्छा, क्या मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिखा? मैं आज जिस मूड में बैठा हूं वो मूड कुछ ऐसा है कि अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज इन पीएसआर में आ जाए तो, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में आ जाए तो, और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में आ जाए तो हो ये रहा कि एक बड़ी सीधी सी बात है, कॉमन सी बात आपको समझनी है कि वो एक ही चीज है। जैसे हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं तो किसी भी चैप्टर में आ जाए रिवैल्यूएशन सेम ही बनता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, हर चैप्टर में उसकी ट्रीटमेंट सेम है। आपको ये बात अजीब लगेगी, लो मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं रिजर्व एंड सरप्लस का। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, इसमें नाम लिखा हुआ है ए का और बी का, और यहां लिखा है जनरल रिजर्व। सारे ध्यान से सुन रहे हैं ना, फोकस अच्छा रखना, इसे इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ना कहते हैं कि बात पहले समझ ली जाए फिर फाइट हो जाए। मुझे बताओ इस बैलेंस शीट का मालिक कौन है? बी। तो अगर ये जनरल रिजर्व बटेगा तो किस में बटेगा? ए और बी में, ठीक है। तो मैंने चैप्टर का नाम रखा चेंज इन पीएसआर, और मैंने ये कहा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी 3:2 की रेशो है। अब इन्होंने अपनी रेशो 2:1 कर ली। बताओ ये जनरल रिजर्व किस में बटने वाला है? ए और बी में। अच्छा, ये बात तो तय है कि ये जनरल रिजर्व ए और बी में ही बटेगा। किस रेशो में? कितने कॉन्फिडेंस से आपने बोला ओल्ड? क्योंकि आज एडमिशन में बात सीख चुके थे आप कि बैलेंस शीट की सारी चीजें पुराने हिसाब में ही होती हैं। नए पार्टनर को हमने एडमिशन तक नहीं दिया। तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट, इस बैलेंस शीट किसी भी चीज को मैं हाथ लगा दूं वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा चलो, अब हम क्वेश्चन इस बैलेंस शीट को एडमिशन चैप्टर की बना लेते हैं। अब बताओ एडमिशन चैप्टर में क्या होता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 3:2। सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5। बताओ इस जनरल रिजर्व का इससे कोई लेना देना है? बताओ ये रिजर्व अब भी किस में बटेगा? ए और बी में। किस रेशो में? सेम ट्रीटमेंट, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अब अगर मैं कहता हूं कि सर चैप्टर बना लेते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ, ए और बी दो पार्टनर हैं, बी रिटायर हो गया, बताओ इस बैलेंस शीट का मालिक अभी भी कौन है? बताओ ये जनरल रिजर्व किसमें बटेगा? रिटायर हो गया, उससे बटेगा। तीनों ही केस में आप प्लीज तसल्ली से देख लें एक बार। और ये बात रिजर्व की नहीं है, ये बात हर उस चीज की है जो बैलेंस शीट में गिवन है, चाहे उसका नाम एसेट्स एंड लायबिलिटी हो, चाहे उसका नाम बैलेंस शीट में गिवन गुडविल हो, चाहे उसका नाम फिक्टिशियस है, तो जो मर्जी रख लो आप। कह रहे सर एक ही बात बोल रहे हैं सारे, आपका बच्चा बेवकूफ है जो अलग अलग चैप्टर समझ रहा है। अभी भी मैं रिटायरमेंट में बी रिटायर, तब भी गुडविल ए और बी में ही बटेगी, और बटेगी भी ओल्ड रेशो में ही। इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूं, मैंने क्लास का टाइम ज्यादा नहीं रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम रखा तो स्टूडेंट फोकस ज्यादा देर नहीं कर सकता। पढ़ाया ज्यादा देर सकता है, प्रैक्टिस ज्यादा देर कराई, पर एक बढ़िया बात को ज्यादा देर नहीं खींच सकते आप, वरना फोकस हट जाएगा उसका। ऐसे ही आज एक कॉमन टॉपिक पे मैंने हाथ डाला है, और वो कॉमन टॉपिक का नाम बताओ क्या है? यकीन मानिए जो बात ये पढ़ाएगा वही बात ये पढ़ाता है, और वही बात ये चैप्टर पढ़ाता है। देखने में अलग अलग लगती है,
वरना देखा जाए तो रिजर्व सरप्लस का एक ही अंजाम हुआ, तीनों ही चैप्टर के अंदर किस रेशो में बटा गया, ओल्ड रेशो। देख लो, अगर कुछ आपको नयापन लग रहा है तो मुझे बता दो। तीनों ही चैप्टर के अंदर उसकी ट्रीटमेंट सेम बताई गई है। चलिए अब क्या करें, देखो उधर हमने कहा सर पहले आज तक हमें यह समझ नहीं आया कि यह है क्या। टॉपिक का नाम पढ़ो, क्या है? हमें नहीं मालूम ये क्या है और क्यों। तो जवाब सुनो उसका। कह रहे सर ये एक बैलेंस शीट है, यहां लिखा हुआ है कैपिटल ए और बी की, यहां लिखा है 3 लाख और यहां लिखा है 2 लाख। ठीक है, अब ए और बी में प्रॉफिट जो बचता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो 1:1 है। तो अचानक हम ये ध्यान देना चाह रहे हैं, क्या बताओ किस बात पे ध्यान दे रहे हैं? बताओ कैपिटल बराबर बराबर है तो प्रॉफिट बराबर बराबर क्यों बढ़ता है? मतलब पार्टनर में बहस हो गई एक दिन। जब आप 12th में आए थे तो मैंने एक बढ़िया सा भाषण दिया होगा, शायद आपने वो सुना नहीं होगा, कि जब भी आप लाइफ में पार्टनरशिप करोगे, आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, आप बिजनेस में जाओगे, कुछ भी करोगे, पार्टनरशिप करते हुए बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। कि आप कोई बिजनेस करो तो उसमें पार्टनर, मतलब उसमें रिलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्वेश्चंस कम होते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं होते। नई पार्टनरशिप में ऑब्जेक्शन कम होते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप पुरानी हो जाती है तो ऑब्जेक्शंस बढ़ जाते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ऐसे ही इनके बीच में झगड़ा हुआ कि भाई एक बात बता, मैंने पैसा ज्यादा लगा रखा है, तूने कम लगा रखा है, लेकिन प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं, तो क्यों? अच्छा मान लो क्यों का जवाब मिल गया, क्या कि ये बोलता है कि तू तो ऑफिस आता ही नहीं साले, सारा काम तो मैं ही संभालता हूं, तो मेरी कैपिटल कम हुई तो क्या हो गया? अब ये एक जस्टिफिएबल आंसर हो सकता है किसके लिए? ए के लिए। लेकिन अगर मान लो कहे कि हम दोनों ही बराबर बराबर आते हैं, प्रॉफिट भी बराबर बराबर बढ़ता है, तो कैपिटल भी हमारी क्या होनी चाहिए? अब वो ये चाहते हैं कि जो हमारी कैपिटल हो, हमारी कैपिटल रेशो बताओ इस टाइम कितनी है? हमारी पीएसआर कितनी है? बताओ कैपिटल रेशो और पीएसआर अलग अलग है या सेम है? कह रहे सर सेम होनी चाहिए। बस आप अपनी कैपिटल में कुछ भी ऐसा कर दो कि जब मैं कैपिटल रेशो निकालूं और जब मैं आपकी क्या देखूं, पीएसआर, वो क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ क्या कर सकते हो तुम? 1 लाख भी ला सकते हैं या 1 लाख। आप कह रहे हो इसको बोलो या तो ये अपने घर से ले आए 1 लाख और, तो इसकी भी 3 लाख, इसकी भी कितनी हो जाएगी? या फिर ये नहीं ला सकता तो कह रहा है मैं निकाल लूंगा फिर बिजनेस से, कितने रुपए? 2-2 लाख हो जाएगी। तो ये बताओ पीएसआर के बराबर करने के लिए तुमने पीएसआर में चेंज किए या अपनी कैपिटल में एडजस्टमेंट किए? क्यों करते हो एडजस्टमेंट? ताकि हमारी कैपिटल न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हो जाए। अब जो बच्चे इस समय आ रहे हैं उनसे तो साइड ही कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको दोबारा तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कितनी बढ़िया बात पढ़ा रहा हूं। पर जो बच्चे बैठे हैं, क्या उन्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये समझो आप। अब ये बताओ कि ये जो झगड़ा है कि हमारी कैपिटल रेशो और न्यू पीएसआर सेम हो जाए, क्या खाली चेंज इन पीएसआर चैप्टर में उठ सकता है क्या? सर तो एडमिशन में भी हो जाएगा, तो रिटायरमेंट में, डेथ में कहीं भी कर लो ये। इसीलिए कह रहे सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्यों नहीं बताया आपने अपने बच्चों को कभी? हमने कहा बताया, सुना नहीं उसने। हाँ अच्छा, हमने कहा जो बच्चे सुनते नहीं उनके साथ आप क्या करते हो? कह रहे उन्हें तो हम बहुत घटिया तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे? उसको हम ऐसे लिखवाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और उसको ऐसे लिखवाते हैं पहचान, कि आप कैसे पता लगाओगे कि वो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? तो क्या बताते हैं बेटा, एक लाइन लिखी होगी, जरा वो लाइन देखो क्या लिखते हैं। पार्टनर्स, आप भी लिखिए जरा ये लाइन। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट, जरा लाइन लिखो मेरे साथ साथ। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल in new firm must be in their new profit sharing ratio.
partners decided that their capital in new firm must be in their new profit sharing ratio. अब बच्चों जरा मुझे इस लाइन का हिंदी मतलब निकालो। क्या इस लाइन का वही हिंदी में मतलब निकलता है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं? देखो जो बच्चा समझ रहा है मैं कहूंगा वेरी गुड बेटा, आज तू जो लिख रहा है वो पढ़ रहा है, समझ भी रहा है, वरना पूरे साल मैंने यही पढ़ाया है कि बेटा लाइन लिखी होगी, बेटा लाइन लिखी होगी। वो लाइन का मतलब भी कभी जान लिया होता तो बात वही थी। कह रहा और ये लाइन चेंज इन पीएसआर चैप्टर है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो भी यही लाइन होगी, एडमिशन का चैप्टर है तो भी यही लाइन होगी, और रिटायरमेंट डेथ का चैप्टर है तो भी तो लाइन कभी नहीं बदलेगी ये। इसलिए आपका बच्चा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है। अच्छा कई बच्चे बहुत बिल्कुल इतने, अब बच्चा तो बच्चा ही है, खैर जैसे मेरे सामने आके बोलते हैं हमें ना एडमिशन का तो एडजस्टमेंट कैपिटल आता है, रिटायरमेंट का नहीं आता। हमें रिटायरमेंट का तो आता है, हमें एडमिशन का नहीं आता। हमें एडमिशन का आता है, हमें चेंज इन पीएसआर का नहीं आता। इस बच्चे के लेवल बिल्कुल जीरो है। अगर एक बात समझ में आ गई तो तीनों चैप्टर में वो चीज कॉमन चलती है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे कॉमन चलती है। अब मान लो कि बच्चा कहता है कि सर मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो फिर उसे एक बात तो समझ में आ रही होगी, क्या कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है तो ये लाइन लिखी होगी। हाँ चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सर, करना क्या है फिर? सुनो आप सारे बच्चे, कह रहे सर करना ये होता है अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू फर्म्स कैपिटल। फाइंड आउट न्यू फर्म्स कैपिटल। सर हमने फाइंड आउट कर लिया, आप क्या करें? लिखो डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। पुट इन प्लेस ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस कैरिड डाउन जहां लिखते हैं जो न्यू कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आया है वो बैलेंस कैरिड डाउन में जाके लिख दीजिए। क्लोज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। डिफरेंस इफ एनी, अगर कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पे कोई डिफरेंस आता है तो उसको या तो कैश अकाउंट के नाम से लिख दीजिए या करंट अकाउंट के नाम से लिख दीजिए। और कमाल की बात यह है कि मैंने अभी तक चैप्टर का नाम नहीं लिखा है कि मैं कौन से चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा हूं, लेकिन यह कंफर्म कह रहा हूं कि होगा हर चैप्टर में यही। बताओ हर चैप्टर में क्या होगा? पहले तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन की पहचान करने के लिए लैंग्वेज होगी, चलो हुई। फिर अगर ये लैंग्वेज मैंने पढ़ ली, बताओ उस चैप्टर में पहले क्या निकालूंगा? अब चेंज इन पीएसआर है तो भी निकालूंगा, एडमिशन तो भी निकालूंगा, रिटायरमेंट तो भी निकालूंगा। अच्छा न्यू फर्म की कैपिटल मेरे हत्ते लग गई, बताओ उस कैपिटल को किस रेशियो में बांटूंगा? अब चेंज इन पीएसआर है तो भी बांटूंगा, एडमिशन है तो भी न्यू पीएसआर में, रिटायरमेंट है तो भी न्यू पीएसआर में। बता दो क्या चेंज कर रहा हूं मैं? उसे कहां लिखूंगा? बैलेंस कैरी डाउन की जगह लिखूंगा। कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा? क्लोज। डिफरेंस का लिखूंगा कैश, और कह रहा कोई सा मर्जी चैप्टर ले लो आप, अब आपकी मर्जी कोई सा मर्जी चैप्टर लो, मैं करूंगा यही। अब स्टूडेंट कहते हैं चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जरा मेरे नोट्स रेडी करवाओ। मैं चल तू नोट्स बना, फिर लिखो चेंज इन पीएसआर। साफ राइटिंग में बनाना। क्यों साफ में क्यों बनाए? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन की छुट्टी है। आप लोग इतने लंबे गैप पे चले जाओगे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आप मेरे पास 1 या 2 फरवरी को आओगे, पर मान लो आप आ भी गए, मान लो मेरे टच में रहे आप, ठीक है, तो 9 फरवरी के बाद आप सीधा 18 मार्च को अपनी अकाउंट्स की बुक ढूंढोगे कहां है, और 23 मार्च को आपका पेपर है। मेंटली तैयार कर रहा हूं मैं, भुगत भोगी हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। उन 5 दिन में जब आप 18 तारीख को आओगे तो पहले तो 18 तारीख को कोशिश तो करोगे पढ़ने की, पर इतनी एनर्जी लेवल लो होगा क्योंकि वो जो पेपर है शायद इको का है शायद आपका, वो उसके लिए पहले एक रात जागे होगे आप, तो मुझे लगता नहीं आप 18 को कुछ पढ़ पाओगे। 19 को आप मुझे फ़ोन करोगे सर तैयारी कैसे करनी है। अब उसमें तैयारी वाले 2 बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर सब आता है टेस्ट लेने, जब ब्रह्मास्त्र बैच है उनको मैंने कसम दिलाई है कि
कि साला किसी ने एक भी टेस्ट स्किप किया मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। वो तो टेस्ट के थ्रू टच में बने रहेंगे, वो एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, बोर्ड पे चलता रहेगा, उनके पेपर भी चलते रहेंगे। और पिछली बार भी मैंने बोर्ड वाले बच्चों को ये कहा था कि मिस मत करना वरना परेशान हो जाओगे। तो उन 5 दिन में जो ब्रह्मास्त्र के बच्चे हैं वो तो टेस्ट ही देंगे, एक सुबह एक शाम, यानी कि दिन में 2 टेस्ट, 6 घंटे बहुत है उनके लिए। अब बाकी के बच्चे कहते हैं हम टेस्ट नहीं, हम तो पहले हमें रिवाइज कराओ। अब रिवाइज कराने के लिए रिकॉल करना है। अब रिकॉल करने में टाइम भी लग सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के नोट्स बने जिनके पास, वो तो कर लेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये उन 5 दिन में कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो 1 या 2 दिन में तीनों बुक रिवाइज कर लेंगे और टेस्ट देने लग जाएंगे 2 दिन बाद ही, जो अच्छे बच्चे हैं। और जो बकवास है, जैसे अभी एंट्री हुई कुछ की, ये बेचारे बस ये कहेंगे सर आज बुक 1 कर लेते हैं, कल बुक 2, बुक 3, एक दिन में एक बुक भी कर लो आप तो भी 3 दिन खाए गए आपके, जबकि आप भी जानते हैं एक दिन में एक बुक करना इम्पॉसिबल है। तो ये उन 5 दिन के लिए नोट्स बनवा रहा हूं। उस टाइम आपको इतना बड़ा टॉपिक 2 मिनट में खत्म। जो बच्चा आज समझ रहे हैं, जो आज नहीं समझ रहे उसमें तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, खैर। तो जो लिखो चेंज इन पीएसआर, क्या करना है इसमें? लिखो इसमें 2 केस होते हैं। अच्छा ये बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? अब आ गई बात, अक्ल जो है उन्हें अक्ल आ गई। तो चेंज इन पीएसआर में एनएफसी निकालने के 2 केस बताए गए हैं। लिखो केस 1, केस 2। केस 1 लिखो एनएफसी गिवन इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, न्यू फॉर्म्स कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा अब केस 2 में क्या होगा? कह रहा मान लीजिए यहां पर ऐसे लगा कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, 3:2:1 की रेशो है। अब इनकी रेशो 1:1:1 हो गई, हमें पता है, ठीक है। कह रहा आप एक काम करना है, इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखो एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या मेरे बच्चों को पता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? बीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सीज कैपिटल आफ्टर ऑल, इनका टोटल कर लो, ये आपके पास एनएफसी है, चेंज इन पीएसआर। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एनएफसी बता ही दे, और हो सकता ना बताए तो कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा थोड़ी रिवीजन कराओ मेरी। एनएफसी पता लग गई, अब क्या करोगे? न्यू पीएसआर बांटो। अब यहां तो एनएफसी पहले से बता दी, इसको न्यू पीएसआर आप पता लगा लिया, अब इसे न्यू पीएसआर बांटो। न्यू पीएसआर बांट के कहां लिख दोगे? बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे? डिफरेंस। तो यही होता है बस, इससे बाहर होता ही नहीं। अब मैं नमूना दिखा सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले समझ लें, नोट्स बना ले पहले। अब अगला चैप्टर लिखो एडमिशन। एडमिशन लिखिए आप, इसमें लिखिए 4 केस हो सकते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 लिखो एनएफसी गिवन इन क्वेश्चन। लो जी, इसने तो एनएफसी बता ही दी। जैसे चेंज इन पीएसआर का केस 1 था, वो भी क्या था? एनएफसी गिवन इन क्वेश्चन। कह रहा है इसने बता दी एनएफसी कितनी है। केस 2, अब स्टूडेंट कहते हैं सर केस 1 तो मैं पहचान जाऊंगा, केस 2 कैसे पहचानूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो केस 3 है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो केस 4 है? क्योंकि यहां तो आपने 3 केस रख दिया। अच्छा ये बात यहां क्यों नहीं थी बताओ? कह रहे सर यहां तो 2 ही केस थे, एक में एनएफसी गिवन थी, गिवन नहीं होगी तो कौन सा केस होगा? कह रहे यहां तो टेंशन ही नहीं है। ये टेंशन सबसे ज्यादा एडमिशन देता है कि ये 4 केस होते हैं। अच्छा बताओ 4 केस में केस 1 तो पहचान लोगे आप, क्यों पहचान लोगे?
केस 2 कैसे पहचानेंगे? कह रहे देखो सर, ए और बी दो पार्टनर है, पता है, सी एक नया पार्टनर है जो 1/5 शेयर के लिए आया है और दो चीजें लेकर आएगा, एक कैपिटल और एक क्या, कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसकी पहचान क्या है? सीज कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, लिखो नोट करो, सीज कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। हम इससे पता लगा लेते हैं कि सी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, ये केस 2 की पहचान। अच्छा, सी की कैपिटल गिवन ना हो तो करेक्ट, तो केस 2 नहीं होगा, पहले केस 2 पे बात करते हैं। तो ये बताओ कि केस 2 है भी तो क्या? कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन कर रहे हो, हमने कहा हाँ। कह रहा है एनएफसी निकालनी पड़ेगी, तो हमने कहा एनएफसी कैसे निकालते हैं? कह रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, एनएफसी इक्वल टू सीज कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सीज शेयर। नोट करो बेटा जरा इसको, जो बच्चे थोड़ा सा भूल गए कुछ है, वो ग्रिप बनाए कोर्स के ऊपर, कि वो बातें जिन्हें पढ़ने में लोग महीने लगा देते हैं, हमारे पास जल्दी से कवर हो जाए। यहां गुडविल का कोई लिंक नहीं है यहां पे। केस 2, ठीक है। अच्छा, है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कह रहे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है तो एक ही चीज की बात होगी, एनएफसी, बार बार वही बात होगी। केस 1 में आपने एनएफसी बता दिया, 2 में नहीं बताया, हमने निकाल लिया। केस 3 कह रहे यहां पे एक बात आराम से लिखने लायक है, क्या? कि इसकी पहचान और इसकी पहचान कॉमन है। इसकी पहचान क्या है? सीज कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन, और इसकी भी लिखो सीज कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब स्टूडेंट कहता है कि सर आपने दोनों में ही कॉमन बात लिख दी। अब शांति सुनना, बीच में कोई ना बोले कि सर जब दोनों में ही कॉमन बात लिखी है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो केस 3 है या वो केस, क्योंकि दोनों में तो आप कह रहे हो सी की कैपिटल नहीं होगी। तो मैं कहा चल तू मुझे एक बात बता, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? एक लैंग्वेज लिखी होती है, हाँ है ना? कह रहा तो अपने बच्चों को समझाओ एक बात, लैंग्वेज लिखी होगी, लिखो लैंग्वेज नहीं लिखी होगी। वो लैंग्वेज इस क्वेश्चन में लिखी होती है, न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रीएसआर, यहां वो लाइन लिखी ही नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। शायद इसीलिए इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं धोखेबाज क्वेश्चन। ये सबसे ड्रामेबाज क्वेश्चन होता है, एडमिशन का फेवरेट है ये एग्जामिनर का, चाहे सीयूटी हो चाहे सीबीएसई हो। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जिक्र हो रहा है तो सबसे ज्यादा टारगेट पे धोखेबाज क्वेश्चन को रखता है, क्योंकि साला ये हूबहू इसके जैसा लगता है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता ही नहीं है। चलो अभी बात करते हैं, इधर आओ। अब स्टूडेंट कहता है सर अपनी बात पे वापस आ जाओ। मैंने कहा क्या बात पे? कह रहा देखो आपने मुझे एक बात तो सिखा दी है कि अगर बात एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की है तो चैप्टर कोई भी हो उसमें एनएफसी निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। कह रहा देखो इसमें एनएफसी गिवन थी तो मुझे निकालनी नहीं पड़ी, इसमें पहचान तो ये बताई है आपने और एनएफसी ऐसे निकल जाएगी। मैंने कहा हाँ बेटा, और इसमें आपने पहचान तो ये बताई है पर ये नहीं बताया इसमें एनएफसी कैसे निकलेगी। तो मैंने कहा हाँ ये बढ़िया बात तूने पूछी है, तो यहां ये पता होना चाहिए एनएफसी कैसे निकलेगी। लिखो यहां एनएफसी कैसे निकलेगी। आप यहां पर एक एग्जांपल लिखिए, ऐसे लिखिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी एक नया पार्टनर है। नोट करो जल्दी बात। और सी 1/5 शेयर के लिए आया। अब प्रॉब्लम यह है कि सी की कैपिटल ही नहीं मालूम मेरे को कितनी है। तो कह रहे सर देखो यहां एनएफसी कैसे निकालते हैं। ऐसे लिखो एस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब लिखो 20 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इनका टोटल कर लो और यहां पे एक वर्ड लिखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जरा नोट करो फटाफट ये।
ए इज कैपिटल, यहां पे सी की कैपिटल नहीं आई है, ए इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बी इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और इन दोनों के टोटल को बताओ मैंने क्या नाम दिया है? लेकिन सर आपने तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकाल के दिखा दी, जबकि मैंने पूछा आपसे एनएफसी था। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। अब एनएफसी का फॉर्मूला लिखो, यहां पर लिखो एनएफसी इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। पूरा लिखो ढंग से, मेरी राइटिंग खराब है, अपनी राइटिंग अच्छी रखना आप। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। अब बताते हैं, पहले लिखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, इस पे लगाओ सर्कल और ऐसे बनाओ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तुम एग्जाम में इसमें ये भूल जाओगे कि ये कैसे, देखो ये तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल आ गए, समझ में आ गया, साला ये भूल जाता है स्टूडेंट। अब कैसे बताओ, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था? आप 1 में से अगर 1/5 माइनस कर दो तो ये जो 4/5 बचा है यही ओल्ड पार्टनर का शेयर है। लिख लो ओल्ड पार्टनर शेयर। ये बात 90% स्टूडेंट नहीं याद रख पाते एग्जाम में, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये ओल्ड पार्टनर का शेयर है, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। बोले बेटा समझ में आ रहा है? अभी तक इसे छोड़ देते हैं, लास्ट धोखेबाज क्वेश्चन को छोड़ो और चेंज इन पीएसआर में आ जाओ। उससे पहले भी बताओ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? ये लैंग्वेज लिखी हुई। जो बच्चे बाद में आए थे वो तो यही पढ़ ले जो उन्होंने पूरे साल पढ़ा, जो उससे पहले बैठे हुए थे उन्हें मैंने बताया कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, आखिर लैंग्वेज जो बोली गई उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो मैंने आपको समझाई। मैं समझ गया एडजस्टमेंट कैपिटल क्वेश्चन है, ठीक है। अब चैप्टर आ गया चेंज इन पीएसआर। तो आपने देखा कि न्यू फर्म्स कैपिटल हमारी नीड होती है, वो यहां पे गिवन थी, यहां हमने ऐसे निकाल ली। और यही बात मुझे चेंज इन पीएसआर में याद रखनी और कुछ नहीं करना, उसका आगे का अंजाम सेम है। जैसी मेरे एनएफसी मेरे हाथ आई, मैं न्यू पीएसआर में बांटूंगा, बैलेंस कैरी डाउन में लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दूंगा, डिफरेंस कैश और करंट। यही करना है हमें नेक्स्ट क्लास में। ऐसी एडमिशन चैप्टर आ गया तब भी आप देखो तीनों ही केस में आप एनएफसी निकाल रहे हो। यहां एनएफसी गिवन थी, यहां आपने एनएफसी बताओ कैसे निकाली, उसकी पहचान ही यही थी। सी की कैपिटल गायब हुई तो आपने कैसे निकाली? ओल्ड पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल बाय क्या कर दिया? पहले बताओ, अभी मैं इसको हाथ में लगा रहा, ये समझ में आया सबको? अभी तक टारगेट वही चल रहा है, एनएफसी के पीछे बढ़ा हुआ है ये। अगला चैप्टर देखो रिटायरमेंट एंड डेथ। धोखेबाज क्वेश्चन बाद में करेंगे। मैं एक सैंपल पेपर देख रहा था, उसने साले डेथ के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैपिटल घुसा दिया बीच में। तो एक एग्जामिनर बहुत कुछ सोच रहा है इसके ऊपर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, अगर यहां भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है तो बताओ पहचान क्या? वही न्यू फर्म्स कैपिटल, अकेले वो लैंग्वेज है। तो बेवकूफ बच्चे होते हैं जो साले महीनों महीनों पढ़ते हैं, समझदार तो एक बार बस जून के महीने में मैंने पढ़ाए थे टॉपिक ये सारे, 20-22 बच्चे ही संभाल पाए उसे, बाकी बच्चे देखो पूरे साल पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, चूक गए तो पूरे साल यही पढ़ते रहोगे, और अभी भी जो चूक गए वो बोर्ड के पेपर वाले दिन भी पढ़ रहे होंगे। कई बच्चों को बड़ी आदत है, गाड़ी में पढ़ते जा रहे हैं, स्कूटी में बैठे हैं पढ़ते जा रहे हैं, और कई तो वहां जाके गार्डन में पढ़ते हैं, वहां पे पेपर वाले दिन स्कूल के गार्डन में पढ़ते हो। कई बच्चे लगेंगे आपको ऐसे लगेगा, मेरी समझ में नहीं आता भाई ऐसे क्या टाइम की कमी रह गई, बेचारे का फिर घर बर्बाद हो गया। बेटा बोल देना कि जानू क्यों परेशान कर रही है। चलो मान लेते हैं इस बार मम्मी है। रिटायरमेंट डेथ, सुनो, रिटायरमेंट डेथ में पहचान वही है, पर इसमें लिखो 3 केस है। केस 1 लिखो एनएफसी गिवन इन क्वेश्चन,
देखो अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो साला बड़ी जल्दी ग्रैप कर जाएगा कि यार साला तीनों केस में तो सेम ही होता है, एनएफसी गिवन होती है, चाहे चेंज इन बीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे क्या हो, एडमिशन। होशियार बच्चा कर जाता है, पकड़ लेता है बात को। होशियार का मतलब ये नहीं है कि वो जीनियस है, होशियार का मतलब ये है कि वो अवेयरनेस उसकी अच्छी है, एक्टिव बैठा है क्लास के अंदर, और बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है, फिर हर स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि पढ़ रहा हो, एक्टिंग भी करते हैं बहुत से बच्चे पढ़ने की, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं तो वो उसकी किस्मत, हम क्या कर लेंगे। केस 2 और केस, यहां पे 3 ही केस बनाया गया। अब स्टूडेंट कहते हैं देखो सर ये तो मैं कहीं भी पहचान लूंगा, एनएफसी गिवन इन, अच्छा एडमिशन में ड्रामा था, केस 2 पहचानना था, 3 पहचानना था, 4 धोखेबाज है। अच्छा यहां केस 2 है या केस 3 कैसे पहचाने? तो मैंने यहां बच्चों को कुछ ऐसे पढ़ाया कि देख बेटा इसकी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन इसकी पहचान है। कह रहे देखो सर ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो गया, तो पहचान क्या है? कह रहे इसमें एक लैंग्वेज लिखी होती है, बी इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। बता रहे इस लाइन का क्या मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको पेमेंट करने के लिए ए और सी अपने घर से, अब अगर ये लाइन लिखी है तो बेटा ये केस 3 है। अच्छा मान लो एनएफसी गिवन नहीं है और ये लैंग्वेज भी नहीं है, इसलिए इसकी कोई पहचान नहीं होती। केस 2 है तो फिर वो मुझे देखना पड़ेगा पहले वो है या ये है, तो ये मान लूंगा। अब स्टूडेंट कहते हैं चलो केस तो पहचान लिया, पर मुझे एक बात तो समझ में आई आज की क्लास में बार बार पढ़ने पे, क्या कि अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो एनएफसी पता होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना? एनएफसी पता थी, केस 2 था, एनएफसी तो नहीं पता, कैसे निकालोगे? मैंने कहा हाँ ये तूने बढ़िया बात पूछी कि इसमें एनएफसी कैसे निकलती है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी हो गया रिटायर, तो आप यहां लिखेंगे एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आप यहां लिखेंगे सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इनका टोटल कर लो, यही एनएफसी है। क्या आपको पता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या होता है? यस सर, सब करने के बाद वही गुडविल रिजर्व सब कर लो आप, वही कैपिटल होती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। करेंगे, मैं कल मैं मना नहीं कर रहा। सर केस 2 तो आपने समझा दिया कि एनएफसी ऐसे निकलती है, इसमें नहीं समझाया आपने एनएफसी कैसे निकलती है केस 3 में। मैंने कहा वेरी गुड, नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मतलब अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट ये बनता है केस 3 इस चैप्टर से। लिखिए एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अभी जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो पेपर चेक करते समय बच्चों का यही वर्किंग नोट सही नहीं होता और कई तो बनाते ही नहीं, तो फिर नंबर काट देते हैं यशपाल सर। वो कहते हैं सर मैं कैसे मानूं कि ये एनएफसी इसने खुद निकाली है, ये कॉपी की है इसने। तो यही टेंडेंसी राइटर की होती है कि भैया आपको शो करना पड़ेगा कैसे निकाली आपने। लिखो सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल कर लो यहां, ऐसे लिखो ऐड, ऐसे लिखो बीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, लेकिन वो यहां लिखना है 20 कैपिटल, इसके नीचे नहीं लिखना टोटल के नीचे, यहां पर लिखना है 20 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसमें से लेस करना है कैश या बैंक जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, माइनस करके वो फिगर यहां दिखानी है। अब टोटल में ये ऐड करके अब जो आपके पास आएगा वो एनएफसी होगा। बोलो निराय को समझ में आ रहा है? अच्छा है, वो पता नहीं हमें मालूम नहीं, पर केस 3 में लिखते हैं अलग से। ठीक, आओ इधर देखो, इधर सारे बच्चे इधर देखो, चेंज इन पीएसआर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बताओ आज के बाद अगर कभी कोई आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज करता है
तो उसके सामने छूटते ही दूसरा वर्ड यूज करना कि न्यू फर्म कैपिटल बता दे। आप देख रहा, देखो इधर चेंज इन PSR में, बताओ ये क्या लिखा है? फाइंड आउट करना पड़ा या गिवन था? पर यहां पे मुझे NFC यहां भी निकालना पड़ा, पर NFC के बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता नहीं। चैप्टर का नाम बताना क्या है? किसके बिना नहीं होता एडजस्टमेंट का? आ जाओ इधर। एडमिशन केस 1 बताओ क्या लिखा है? केस 2 में भी आपने क्या निकाला? केस 3 में भी आपने यहां पे क्या निकाला है? NFC। यानी कि आप देख रहे हो NFC तो सब मेन डिमांड एरिया है उसका। अगर सर NFC पे बेस्ड होता है वो, चैप्टर का नाम बदलने से क्या होता है? हमें NFC चाहिए। आपने रिटायरमेंट में चले गए साहब, आप यहां भी वो आपके पीछे पड़ा रहा, क्या कह रहे? सर मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, आपने मेरी सुनी नहीं कभी। आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, किसी भी चैप्टर में अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्या? मुझे आधा घंटा भी पढ़ाते हुए नहीं हुआ, लेकिन अगर बात में समझाने में कामयाब हो गया तो बहुत टाइम बचा लिया मैंने, क्योंकि अभी हमें एडमिशन का रिटायरमेंट की भी रिवीजन करनी है, तो मेरा टाइम बच जाएगा साला बहुत। ये तो बेवकूफ़ बच्चे हैं जो आते रहेंगे, अब जाते रहेंगे। आयराम गैराम की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मूवमेंट है हमारे पास। और जानते हो मैंने इस टॉपिक को क्यों होल्ड पे डाला? कि अगले क्लास 4 घंटे में एडजस्टमेंट कैपिटल ही क्यों डिस्कस कर रहा हूं? कह रहे सर वो बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन उसने आपके लिए बैलेंस शीट वाला सेट किया है, हो सकता है कि वो आपका नालायक या एवरेज बच्चा सॉल्व कर दे, हो सकता है कर जाएगा बच्चा 6 नंबर वाला क्वेश्चन। कह रहा सब नॉलेज तो मैं उसकी चेक करूंगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या वो आपको 3 नंबर में एक ही क्वेश्चन देगा? 3 तो उसका राइट बन गए। बताओ 3 क्वेश्चन राइट कैसे बनते हैं? एक 9 नंबर तो सीधे खड़े हैं। 9 नंबर पे लात मार के आनी तो आ जाओ। और अगर हो सकता है कि उसने कॉम्प्लिकेट किया तो 4 नंबर में डाल दे इसको उठा के। कह रहा वो 6 नंबर जो बैलेंस शीट वाला ना, उसके सहारे आपका बच्चा चौड़ा होता है। अरे मेरे को एडजस्टमेंट कैपिटल आता है, अरे मेरे को आता है। अभी जो एल्कोन वालों का पेपर खराब हुआ ना, उन सालों का इसीलिए हुआ, वो जजमेंट ही नहीं ले पाए। वो साला एडजस्टमेंट कैपिटल क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ रहा, वो जजमेंट पावर ही नहीं थी उनके पास। पढ़ने का शौक है बहुत, पढ़ेंगे बात। अब एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा टेस्ट, ब्रह्मास्त्र के टेस्ट हमें दे दो, PDF भेज दो, ये बातें करवा लो उनसे। आप ये बताओ किसी भी चैप्टर में अगर तुमने NFC निकाल दी, बताओ उस NFC का क्या करोगे? किस रेशो में? चेंज इन PSR है तो भी मैं न्यू में, एडमिशन तो भी न्यू में, रिटायरमेंट तो भी क्या? कॉमन बात तो बोल रहा है बेचारा, क्या करे वो? अच्छा न्यू PSR बांटने के बाद क्या करोगे? और फिर क्या करोगे? और डिफरेंस कहां डाल दोगे? तो क्या ये बताओ कि वो तुम्हें अलग अलग चैप्टर में क्या अलग अलग बातें पढ़ा रहा है? कॉमन बात तो पढ़ाई थी मैंने। बच्चे बेवकूफ था आपका, उसे मजा आ रहा है अलग अलग चैप्टर में, जिसमें क्या कि बच्चे जब आके बोलते हैं मेरा ये वीक रह गया, तो हम हंसते, हम खुद हंसते हैं कि साला झूठ बोल रहा है, इसे पता कख नहीं है, बेमतलब हमारे आगे हीरो बन रहा है। जबकि बच्चे कैसे बोलते हैं, सर एडमिशन का तो आता है, रिटायरमेंट का नहीं आता। बताओ ये बच्चा सही बोल रहा है, कहीं कुछ नहीं आता इसको, उसका मतलब बेवकूफ है वो। क्योंकि अगर उसे पता तो अंजाम तो सेम ही होना। हाँ, रेस्पेक्ट एडमिशन की ज्यादा बताओ क्यों है? बताओ एडमिशन चैप्टर में एडजस्टमेंट कैपिटल इतना हाई क्यों हो जाता है? कह रहे सर इसकी वजह से हाई हो जाता है ये कि साला लगता है देखने में कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता नहीं है। हमने इसकी पहचान क्या होती है? कह रहे हमने वो तो इसकी भी होती है। तो बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कह रहे इसमें लिखा होगा न्यू फर्म्स कैपिटल मस्ट बी इन देयर न्यू PSR, इसमें वो लाइन नहीं लिखी होती। तो एक चैलेंज होता है, बताओ अगर C की कैपिटल गिवन है तो हमें C की कैपिटल क्या करनी है? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं इसी को न्यूमेरिकल की हेल्प समझाऊंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्या बता दूंगा आपको। मैं 3 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों के, चेंज इन PSR के भी, एडमिशन के भी, और ताकि एक ग्रिप बने आपकी। एग्जामिनर को हिट करना है तो आपको दिमाग बदलना पड़ेगा अपना थोड़ा सा, वरना नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या है सुनो,
चलो दुकानें बंद हो गई सबकी, सबने अपना अपना उठाया, शटर डाउन चलते बने। उसने फोन खोल लिया, उसे जानू की बड़ी टेंशन, जानू मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं, तुझे पिज्जा खिलाऊंगा, आ रहा हूं। इधर देखो इधर, अबे सारे इधर देखो, बताओ नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या है? अच्छा बताओ, मैं जब वॉइस मैसेज करूंगा कि आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस किस का पढ़ाऊंगा? अब जो नलायक बच्चे हैं वो ग्रुप पे मैसेज करेंगे, सर पिछली क्लास में आपने एडमिशन पूरा खत्म करा दिया क्या? उन बेचारों को क्या पता क्या चल रहा है क्लास में, वो ये सोच रहे हैं कि एडमिशन खत्म होगा फिर रिटायरमेंट शुरू होगा। ऐसा नहीं है, ये ड्रामेबाज अलग है। दो चीजें कराऊंगा, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एक एडमिशन की न्यू PSR निकालने सिखाऊंगा आपको। आप बोलेंगे आती है? जल्दी से बोल दो आती है। ये बताओ इसमें NFC किस रेशो में बढ़ती है? वो तो हमें आती नहीं। फंस गया क्वेश्चन? अबे फंस गया कि नहीं फंस गया? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2 टारगेट रहेंगे मेरे उसके बाद वेडनेसडे को, और फिर आप मुझे फ्राइडे वाले टेस्ट में मेरा हाथ मत रोकना कि सर क्वेश्चन ये पूछना ये मत, मैं प्रॉपर चैनल से क्वेश्चन बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।